subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाम मोहम्मद नवीदुर रहमान हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम चाइना के सूरज पे बात कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है ये इतना कोई सीधा टॉपिक नहीं है, इतना आसान नहीं है, लिहाजा इसको बहुत सारी किस्तों में डिस्कस करना लाजमी था। तो गुज़िश्ता किस्त में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी किन किन ज़राए से हासिल की जा सकती है या अभी तक किन किन ज़राए से एनर्जी हासिल की जा रही है। जिस तरह के ऑयल है, गैस, कोल, इन सोर्सेज से एनर्जी हासिल की जाती है, लेकिन ये सोर्सेज भी बहुत करीब ख़त्म होने वाले हैं और इनसे जो एनर्जी हासिल की जाती है वो पोल्यूशन भी पैदा करती है, वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब करती है। इसलिए साइंसदानों ने दूसरे सोर्सेस फाइंड आउट करने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब हुए। उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। यही वो सोर्स है एनर्जी का जो कि सबसे बड़ा सोर्स है और जो फ्यूचर बनने जा रहा है। और सूरज से जो एनर्जी आ रही है उसका ज़रिया भी यही रिएक्शन है, यही फेनोमिनन है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत लाइट पार्टिकल जो कि चार्ज्ड होते हैं, जिस तरह के दो प्रोटॉन्स हैं या दो ड्यूट्रॉन्स हैं, जब उनको बहुत करीब लाया जाता है कि वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएं तो फिर बहुत बड़ी एनर्जी खारिज होती है। इस फिनोमिना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, दो पार्टिकल्स के कंबाइन होने से, वो कितनी ज़्यादा होती है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स की उम्र 60 साल है। उसने इस 60 साल ज़िंदगी में जितनी एनर्जी यूज़ की है, जितना उसने खाया पिया है, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप समझें कि 30,000 किलोग्राम कोयला जलाएं और उससे जो एनर्जी हासिल हो, उससे जो रेडिएशंस हासिल हो, उससे जो हीट हासिल हो, ये उस जितनी है। या फिर आप कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि 30 एकड़ पे कपास लगी हो तो वो जो कपास की लकड़ियां होती हैं, जिनको आम ज़बान में छिटियां कहते हैं, 30 एकड़ की लकड़ियां अगर जलाई जाएं, कपास वाली लकड़ियां, खुश्क लकड़ियां अगर जलाई जाएं तो उससे जो हीट या रेडिएशंस पैदा होंगी वो उतनी होंगी जितना एक 60 साल का जो शख्स है जो एनर्जी यूज़ करता है उसके बराबर होंगी। अब इसमें जो रेडिएशंस की बात की है, जिस तरह मैंने कोयला की बात की है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है ये ज़ाहिर पोल्यूशन भी पैदा करती है। इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन से ये एनर्जी हासिल करना चाहें तो आप 5 लीटर पानी लें। उस 5 लीटर पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है, उसके अंदर के जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो निकाल के उनको फ्यूज़ कराएं, उनको मिलाएं। उससे जो रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी सिर्फ 5 लीटर पानी के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स से वो उतनी ही होगी जितना 30-40 हज़ार किलोग्राम कोयला जलाने से एनर्जी पैदा हुई या एक 60 साल शख्स ने जो पूरी ज़िंदगी में एनर्जी कंज्यूम की है, ये उसके बराबर है। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी हासिल होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। अब फिर मज़े की बात यह है कि जो बाकी सोर्सेस हैं, कोयला है या ऑयल है, ये ख़त्म होने वाले सोर्सेस हैं, जबकि पानी से हम प्रोटॉन्स हासिल करके उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवा सकते हैं। और पानी हमारे पास ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। समंदरों के समंदर भरे हुए हैं और उसके अंदर प्रोटॉन, उससे भी ज़्यादा एनर्जी देने वाले जो हैं वो ड्यूट्रॉन्स हैं। मगर नाज़रीन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतना आसान काम नहीं है। यकीनन बड़े फ़ायदे हासिल करने हैं तो फिर कुर्बानी भी बड़ी ही देना पड़ती है। ये कुदरत के उसूल हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी कैसे हासिल होती है और ये कितना मुश्किल है इससे एनर्जी हासिल करना, एक दो मिसालों से हम इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। पहली एक मिसाल लें। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं और वो हज़ारों किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से मुखालिफ सिमतों में आते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब जाहिर है जो आपस में टकराए हैं तो उनका मैस कम हुआ होगा। वो जो मैस कम हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। मिसाल के तौर पर खून को अगर हम एनर्जी माने तो वो मैस जो दोनों अशखास का है वो कम हो गया है। अब वो मैस दरअसल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, साउंड एनर्जी में और वो खून वाली एनर्जी में। अजीम साइंसदान सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी हवाले से कहा था कि कोई भी मादा है, कोई भी मैटर है, जब वो कम होता है तो वो दरअसल एनर्जी की किसी शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। वो हीट एनर्जी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है और थोड़े से मैस से बहुत ज़्यादा एनर्जी ली जा सकती है। उन्होंने एक हमें रिलेशन दी, वो बताती है कि थोड़े से मैस के बदले आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है अगर उस मैस को मुकम्मल तौर पे रेडिएशंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो कौन सी है? E=mc²। ये आपने सुना होगा। E एनर्जी है, m मैस है और c स्पीड ऑफ लाइट है और उसके ऊपर स्क्वायर है। ये चूँकि मैस रेडिएशंस में जब कन्वर्ट होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, इस वजह से यहाँ पे c है।
अब यहाँ पे देखें, मैं फर्ज करता हूँ कि 1 ग्राम मैस ले लेते हैं, सिर्फ 1 ग्राम मैस ले लें और आप उसको मैस 1 ग्राम मैस को सारे का सारा उसको रेडिएशंस में, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। तो इस फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो जो एनर्जी बनती है सिर्फ 1 ग्राम मैस की, 1 ग्राम मैटर की जो एनर्जी बनती है वो तकरीबन 90 खरब जॉल्स बनती है। 90 खरब जॉल्स, जो कि मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो वो तकरीबन ऐसे है जैसे आप 100 वाट के 300 बल्ब लें और उसको 1 साल तक चलता छोड़ दें इन 300 बल्ब को, तो वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो उतनी एनर्जी के बराबर है। तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो आप देखें कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उसमें जो मैस कन्वर्ट होता है एनर्जी में, वो भी इसी तरह मुकम्मल तौर पे जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। इसका मतलब अगर हम मैसेस को कोलाइड करवाएं और उससे मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मसला ये है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये बड़ा इशू है। न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को चंद अहम फोर्सेस देकर जोड़ रखा है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा और बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जिस तरह ज़मीन और चांद के दरमियान एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको आप कशिश शकल भी कहते हैं। हर 2 मैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये बहुत सारी फोर्सेस में से एक किस्म है। इसी तरह हमारा जिस्म जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा जो बॉडी है वो स्टेबल है, जिस वजह से हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी का एक पार्ट इधर चला जाए, दूसरा इधर चला जाए और बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने हमें जोड़ा हुआ है। तो बहुत सारी फोर्सेस में से ये दूसरी फोर्स है, पहली ग्रेविटेशनल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह आपने सुना होगा कि जब भी 2 चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स होती है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरह से होती है कि अगर 2 सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीसरी किस्म की फोर्स है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स है और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। इन तमाम से जो ताकतवर फोर्स है वो एटम के अंदर, एटम के जो सेंटर है, जो चश्मो चिराग है एटम का, न्यूक्लियस, उसके भी अंदर पाई जाती है और इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है और ये न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। जिस तरह घराने को स्टेबल रखने के लिए बुजुर्ग होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स अल्लाह ताला ने रखी है जो न्यूक्लियस को स्टेबल करके रखती है। ये बहुत ही ताकतवर फोर्स है और तमाम से ताकतवर है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ की है कि हर फोर्स की एक रेंज होती है। अब इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इनकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक है, लामहदूद है। आप देखें कि ज़मीन और चांद के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 4 लाख किलोमीटर पे भी इन्होंने एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रखी हुई है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। लेकिन जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। वो न्यूक्लियस के अंदर अमल करती है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के साइज़ के अंदर जब पार्टिकल्स होंगे फिर वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। और वो साइज़ कितना है? वो 1 मीटर का करोड़वां ज़रब करोड़वां हिस्सा, यानी कि बहुत ही स्मॉलर साइज़ है। तो जब पार्टिकल उस साइज़ में आ जाएंगे तो फिर वो फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो फोर्स फिर तमाम से ताकतवर है। अब आपको समझना आसान होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि आपने 2 छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स को इकट्ठा करना है और एक न्यूक्लियस के अंदर बंद करना है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैंने फोर्सेस की बात की है, उसमें 2 फोर्सेस हम देखेंगे कि किस तरह से काम कर रही हैं। जब आप 2 प्रोटॉन्स को एक दूसरे के बहुत करीब लाते हैं तो आपको मैंने बताया है अभी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कोलम्स फोर्स है, वो इन दोनों को रिपेल करती है। लिहाजा ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने उनको इकट्ठा करना है। अब हम इनको न्यूक्लियस के अंदर लाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी होगी, हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना होगी ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। अब जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसको न्यूक्लियस की रेंज में लेके आएंगे तो फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाती है, वो तगड़ी हो जाती है। फिर वो जो रिपल्सिव फोर्स है वो कमज़ोर हो जाती है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है फिर वो एक्टिव हो जाती है और वो फिर इनको मर्ज करा देती है, जिससे एनर्जी निकलती है। अब मसला ये है कि वो जो बाउंड्री है, वो जो दीवार है, कि पहले हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स से जान छुड़वानी है, फिर एक दीवार आएगी
उसमें से टनल करना है, उसमें से सुरंग खोद के फिर पार्टिकल्स आगे स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर एंटर होंगे। आप समझें कि एक घर है, उस घर के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रही है, जबकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है। तो जब तक आप बाहर हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेट करेगी, वो तगड़ी होगी, लेकिन जो ही आप दीवार फलांग के या टनल करके अंदर आ गए तो फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो हैवी हो जाएगी, फिर आप को बाहर वाली जो फोर्स है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम तब करवा सकते हैं जब आप बाहर से पार्टिकल्स को दीवार क्रॉस करा के अंदर ले आए, स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज में ले आए, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अब बाहर वाली फोर्स से जान छुड़वा के और क्वांटम मैकेनिकल जो दीवार है उसमें से सुरंग खोद के स्ट्रॉन्ग फोर्स के रीजन में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार है। कितनी एनर्जी दरकार है? तो 2 प्रोटॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर लाने के लिए तकरीबन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी होगी तो फिर वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से जान छुड़वा के फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंडर आ जाएंगे, फिर वहां पे फिर इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और फिर ब्लास्ट होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी। अब ये 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो इन दोनों प्रोटॉन्स को मिलने के लिए चाहिए। अब ये जो एनर्जी है इसके लिए हम एक रिलेशन यूज़ करते हैं, E = ½ kT, जिसमें T टेम्परेचर है और जो E है वो एनर्जी है, K कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन में अगर हम एनर्जी की जगह 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करें तो जो टेम्परेचर निकलता है वो तकरीबन 1.5 × 10⁹ डिग्री सेल्सियस निकलता है, यानी कि तकरीबन 1.5 अरब डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हो तो फिर ये एक दूसरे में मर्ज होंगे। अब ये 1.5 अरब डिग्री सेल्सियस हम कहाँ से लाएं? हमने देखा कि सन पे क्या सीन है। अगर सन पे इतना टेम्परेचर है कि वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो मालूम हुआ कि सन पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ केल्विन है। लेकिन उसके साथ दूसरी 2 चीजें जो हैं वो बहुत आम हैं, जो वहां पे स्ट्रॉन्गर हैं, जो हमारे लिए यहाँ मसला है। वो क्या चीजें हैं? पहला, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 1.5 करोड़ केल्विन है। दूसरा, सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो इकट्ठा रहते हैं, पहले से ही इकट्ठा रहते हैं, हमें मिलाना नहीं पड़ते। 1.5 करोड़ केल्विन उनको मिलाएगा, लेकिन उससे पहले ग्रेविटी की वजह से भी वो एक दूसरे के करीब होते हैं। बाकी टेम्परेचर जो इतना ज्यादा है वो फिर उनको मिला देता है और फ्यूजन करवा देता है। तीसरी जो चीज है हाई प्रेशर, तो वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो मसला है वो ये है कि हम हाई ग्रेविटी उतनी पैदा नहीं कर सकते जितनी सन प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन जो फेनोमिनन है वो करने के लिए, और इतनी ज़्यादा एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम टेम्परेचर बहुत हाई कर दें। हमने कुछ कैलकुलेशंस की, हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं जिनसे हमें ये पता चला कि एवरेज अगर हाई प्रेशर और डेंसिटी नहीं दे सकते तो कम से कम टेम्परेचर सूरज से 10 गुना ज़्यादा दे दें, तो फिर ज़्यादा चांस है कि हमारे पास अगर अरबों पार्टिकल्स आपस में मिलने जा रहे हों तो कम से कम चंद एक पार्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। चूंकि कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती, बेशक टेम्परेचर जितना कर दें, तो फिर चंद एक पार्टिकल्स के पास इतना जान होगी कि वो आपस में टकरा जाएंगे इतनी ज्यादा एनर्जी लेके। चूंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है और फिर कोलाइड होने का चांस बढ़ जाता है, तो फिर वो आपस में कोलाइड करते हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका भी था, लेकिन उससे बेहतर ये टेम्परेचर वाला है। दूसरा तरीका कौन सा है जो कि एक्सेलरेटर्स में किया जाता है? वो ये है कि एक पार्टिकल, 2 प्रोटॉन्स को या 2 न्यूट्रॉन्स को आपस में आप मर्ज करना चाहते हैं, फ्यूज करना चाहते हैं, टकराना चाहते हैं ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो, तो एक पार्टिकल को आप रोक के रखें और दूसरे पार्टिकल को इतनी ज्यादा स्पीड दें कि वो उससे जाके हिट करे, एक नए न्यूक्लियस के अंदर वो जम हो जाए और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। तो ये तरीका खैर ज्यादा मुश्किल है, लिहाजा वो हाई टेम्परेचर दे के उन प्रोटॉन्स को मिलाना और फ्यूजन करना ये कदरे बेहतर लगता था। अब इस पे बहुत सारे कंट्रीज ने काम शुरू कर दिया था, तकरीबन 2000 के बाद इस पे काम हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टेस्ट किए जाएं, लेकिन उस तरह से कामयाब नहीं हो सके। तो सबसे जो पहली कंडीशन है जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये थी कि टेम्परेचर को सस्टेन किया जाए। टेम्परेचर सूरज से 10 गुना ज़्यादा हम अटेन कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पे मुख्तलिफ ममालिक ने टेस्ट किए हैं। चाइना ने भी उसी जैसा एक टेस्ट की है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं किया, अभी टेस्ट किया है
कि क्या हम इतना टेम्परेचर गेन कर सकते हैं। तो उसके करीब करीब टेम्परेचर उन्होंने हासिल किया है, और वो जो गैस है, जो प्लाज्मा है, जिसके पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे, वो भी बहुत ही कलील मिकदार में लिए हैं कि कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन हो ना जाए और वो ब्लास्ट। तो ये एक टेस्ट किया गया है, बाकायदा न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो अभी नहीं किया गया। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 1-2 किस्तों में बताएंगे कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर की साख्त कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके अंदर ये किस तरह से किया गया, किन किन पार्ट्स ने उसमें हिस्सा लिया, और उसको इग्नाइट किस तरह से किया गया, उसमें इतना टेम्परेचर कितना कैसे इंक्रीज कर गया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon.